दोस्तों सोचिए एक ऐसा प्रोविंस जहां से पाकिस्तान को गैस, मिनरल, ग्वादर जैसा डीप सी पोर्ट और सीपीईसी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन वही प्रोविंस पाकिस्तान की सबसे गरीब, सबसे कम डेवलप्ड और सबसे ज्यादा वायलेंट जगह मानी जाती है, और उस जगह का नाम है बलूचिस्तान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान का छोटा सा हिस्ट्री, बलूचिस्तान का पास्ट, प्रेजेंट और साथ में फ्यूचर, इंसर्जेंसी, प्रोटेस्ट, कई सारे मिसिंग पर्संस, इकोनॉमी का असली डाटा क्या है और कैसे कराची के लियारी के अंदर रहमान डिकैत, उजार बलूच जैसे गैंगस्टर लीडर्स बने और बलूचिस्तान की प्रॉब्लम का कैसे अर्बन फेस है जो कि वो बन गए, और साथ में इंडिया का रोल क्या है बलूचिस्तान के इश्यू के अंदर, फैक्ट और साथ में मिथ। आखिर मैं एक सवाल छोड़ूंगा, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को सच में खो चुका है या फिर अभी भी कुछ बचा हुआ है? देखिए सबसे पहले पाकिस्तान या फिर बलूचिस्तान की जब हम लोग बेसिक बैकग्राउंड समझते हैं, तो ब्रिटिश इंडिया का जो पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान को दो हिस्से मिले थे। एक वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और एक ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। वेस्ट पाकिस्तान में भी 4 यूनिट्स है जो कि बनी थी। एक पंजाब एरिया था, एक सिंध एरिया था, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, और चौथा साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान रीजन जहां ब्रिटिश चीफ कमिश्नर प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट कालत है जो कि हुआ करते थे। आज का एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान टोटल एरिया का 44% लैंड एरिया, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 6% है। अब सोचिए टोटल 44% लैंड एरिया, पॉपुलेशन 6%। जमीन का सिर्फ 5% ही एरेबल है, ज्यादातर डेजर्ट और माउंटेन एरिया है। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड जैसे माइनिंग सेक्टर डोमिनेट करते हैं। ग्वादर पोर्ट यहीं पर है, यानी लैंड बहुत बड़ी है, रिसोर्स बहुत ह्यूज है। तो ऐसे रीजन में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, बलूचिस्तान बहुत गरीब है। अब देखते हैं बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेहरगढ़ जो साइट था, मकरान जो कोस्ट था और जो कालट जो एरिया था, वो बलूचिस्तान का एशियंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुराना है। 1947 के बाद कलात जो रीजन है वो पाकिस्तान में तुरंत मर्ज नहीं हुआ। 1948 में पाकिस्तान आर्मी ने प्रेशर डाला, एक्सेशन साइन हुआ और पहला बलूच रिबेलियन उसके बाद में शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक लगभग 5 बार इंसर्जेंसी देखने को मिली है। 48 से लेकर 50 तक, उसके बाद 58 से लेकर 60 तक, उसके बाद 63 से 69, 73 से 77 और 2000 से आज तक है जो कि ये वेव चल रही है। इस दौर में बहुत सारी कोर कंप्लेंट्स हैं जो कि सिमिलर रही, जैसे कि हमारी जमीन से रिसोर्सेज निकालते हो लेकिन फैसला इस्लामाबाद में होता है, हमें ना पावर मिली ना हिस्सा। इंसर्जेंसी, कैजुअलिटीज और ह्यूमन कॉस्ट की बात करें तो आज जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बलूच इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 1948 से प्रेजेंट तक ये कॉन्फ्लिक्ट में जो कि ऑन एंड ऑफ चलता रहा है, 2003 के बाद से कंटिन्यूअस लो इंटेंसिटी वॉर है जो कि ये बनी हुई है। आर्म साइड पर ग्रुप्स जैसे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूच लिबरेशन फ्रंट है, ये ज्यादा ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर कॉर्प्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, रेंजर्स है। और अगर कैजुअलिटीज का डाटा देखें तो 1973 से 77 के रिवोल्ट में कुछ हजार लोग मारे गए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस थे, मिलिटेंट थे, सिविलियन शामिल थे। 2000 से 2019 के फेज में पाकिस्तानी साइड पर 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल, 4000 से ज्यादा सिविलियंस की डेथ रिकॉर्ड हुई, थाउजेंड्स मिलिटेंट्स की डेथ हुई, सरेंडर या बहुत सारे लोग हैं जो कि अरेस्ट हुए। 2004-2005 में एक फेज में तकरीबन 1.5 लाख लोग हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुए। 2024-25 में भी बलूच मिलिटेंट ग्रुप ने सीपीईसी प्रोजेक्ट हो गए या फिर चाइनीज इंजीनियर्स हो गए, पैरामिलिट्री कैंप्स हो गए, ट्रेनिंग ट्रेन तक को टारगेट किया, जैसे गफ्फार ट्रेन हाईजैकिंग करी गई, कोटा सुसाइड अटैक हुआ, फ्रंटियर कॉर्प्स कॉम्प्लेक्स पर फीमेल सुसाइड अटैक है जो कि देखने को मिला। ये सब दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लोकल नहीं, रीजनल है और जियो पॉलिटिकल लेवल तक पहुंच चुकी है। सेकंड बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में। अब थोड़ा हार्ड डाटा समझते हैं। यूएनडीपी और पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के मुताबिक 1999 से 2000 में बलूचिस्तान का पर कैपिटा जीआरपी नेशनल एवरेज का सिर्फ 75% था। एक तो पहले ही पाकिस्तान का बहुत कम और 75% उसका भी बहुत कम। 21-22 तक यही रेशो 44% रह गया, यानी नेशनल एवरेज का आधे से भी कम जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा जिसका पर कैपिटा पहले बलूचिस्तान से कम था, आज लगभग डबल हो चुका है। मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी की 2014-15 के डाटा के हिसाब से पंजाब में 31% पॉपुलेशन पुअर है, सिंध में 43 है, खैबर में 49 है और बलूचिस्तान में 71% देखने को मिलती है, यानी कि 10 में से 7 लोग आज भी मल्टी डायमेंशनली पुअर देखने को मिलते हैं। लिटरेसी की बात करें, पंजाब में जहां 64, बलूचिस्तान में 40% के आसपास, लेटेस्ट एस्टिमेट में भी बलूचिस्तान लोवेस्ट है। अगर मैं प्रोविंस का शेयर इन नेशनल जीडीपी की बात करूं जो कि सिर्फ 4 से 5% है, लेकिन जब हम लोग माइनिंग की बात करते हैं और
क्वारी वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो 21% उसकी हिस्सेदारी इलेक्ट्रिसिटी और गैस जनरेशन में भी हाई शेयर जो है वो इस एरिया का देखने को मिलता है। यानी गैस भी यहीं से, कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी यहीं से, ग्वादर पोर्ट भी यहीं से, पर गरीबी भी सबसे ज्यादा इसी रीजन में देखने को मिलती है। बलूचिस्तान के जो ग्रीवेंसेस है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां की इंसर्जेंसी, जिसकी वजह से पिछले काफी टाइम से उनकी जो भी डिमांड थी ना वो पूरी नहीं हो पा रही है। सबसे पहला डिमांड है रिसोर्स का कंट्रोल। लोकल लोग चाहते हैं कि गैस, मिनरल, ग्वादर, सीपैक से आने वाले रेवेन्यू उनकी रोड, वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, जॉब्स पे खर्च हो। लेकिन रियलिटी है कि इसका मैक्सिमम पैसा इस्लामाबाद, कराची में इसका बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और पोल्यूशन और सिक्योरिटी रिस्क है जो कि बलूचिस्तान को देखने को मिलती है। सेकंड बड़ा इशू है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ज्यादातर राइट्स अंडर 18th अमेंडमेंट, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, जनरल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कागज पर ही देखने को मिलता है, ग्राउंड पर नहीं मिलता। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि ह्यूमन राइट्स एंड मिसिंग पर्सन। एक्टिविस्ट के अक्यूज देखने को मिलता है, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस देखने को मिलता है, कई जगह पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है, कलेक्टिव पनिशमेंट टाइप ऑपरेशंस होते हैं। इसके रेस्पॉन्स में वुमेन लेड मार्चेस देखने को मिली है, लॉन्ग इश्यूज देखने को मिले हैं, कई सारे मिसिंग पर्संस के कंप्लेंट्स है, कैंप्स है, सोशल मीडिया कैंप्स है, बट इसका कुछ भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। सिक्योरिटी वर्सेस पीपल के बीच में जो ट्रस्ट है वो बहुत बड़ा गैप है। ऐसा नैरेटिव दिखाया जाता है कि फॉरेन पावर्स जो है वो बलूचिस्तान को डिसेबल कर रहे हैं। बलूच नैरेटिव ये है कि हमने टेररिस्ट कहकर हमारी जेन्युइन पॉलिटिकल डिमांड्स को क्रश किया जा रहा है। रियलिटी है दोनों साइड की वायलेंस से ऑर्डिनरी सिविलियन सबसे ज्यादा सफर है जो कि करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की पॉजिटिविटी की और अपॉर्चुनिटी की है। देखिए हर एक एरिया का कुछ पॉजिटिव भी होता है, पिक्चर कंप्लीटली डार्क नहीं होती है, कुछ पॉजिटिव साइड्स है जिसपे अगर काम किया जा सके तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। बलूचिस्तान की अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखोगे तो बहुत जबरदस्त है। अरेबियन सी कोस्टलाइन है, ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ट्रेड हब है जो कि ये बन सकता है। ग्वादर पोर्ट यहाँ पर आज के टाइम पे जो कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, लाइव स्टॉक है, फिशिंग है, फ्रूट्स है बहुत ज्यादा है, डेट्स, एप्पल, ग्रेप्स, टूरिज्म हब बन सकता है यहाँ पे, हिंगोल नेशनल पार्क, कोस्टल हाईवेज, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इंजन है जो कि यहाँ के बन सकते हैं। जो यंग बलूच स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं वो जर्नलिज्म, एक्टिविज्म, लॉ के थ्रू अपने राइट्स पीसफुली डिमांड कर रहे हैं। अगर जेन्युइन रेवेन्यू शेयरिंग की जाए, गवर्नेंस को में रिफॉर्म किया जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एनर्जी और ट्रेड पावर हाउस है जो कि बन सकता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है तब ये जो ट्रस्ट डेफिशिएंट है ना दोनों के बीच में वो खत्म हो जाए। तो अब हम आते हैं रहमान डकैत और कराची के लियारी पर, जो बलूच आइडेंटिटी का एक अर्बन एक्सटेंशन है। रहमान डकैत का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच, कराची का लियारी का बलूच का एक गैंगस्टर है। उसने 2008 के अंदर पीपल अमन कमिटी PAC बनाई। ऑफिशियली अमन के नाम पर ग्राउंड पर एक मिलिटेंट क्रिमिनल आउटफिट जैसे कि PPP के साथ टाइप के लिए उसको अक्यूज किया गया। लियारी हिस्टोरिकली PPP का वोट बैंक हुआ करता था। चार्ज ये है कि पॉलिटिक्स ने गैंग वॉर को पैट्रोनाइज किया ताकि राइवल पार्टीज को एंट्री ना मिल सके। PAC ने एक तरफ पिटी क्राइम कंट्रोल किया, वेलफेयर भी किया, दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन, ड्रग के ट्रेड करना, किलिंग करना, यानी प्रोटेक्टर प्लस प्रेडेटर दोनों इमेज है जो कि उसने दिखाई। रहमान का बाद में उसका कजिन उजार बलूच गैंग का बॉस बना, जिस पर मर्डर, एक्सटॉर्शन, कई सारे फाइनेंस के चार्जेस भी जो है वो देखने को मिले। लियारी के अंदर और भी कई सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि वहां का जो यूथ है उसके पास में कोई भी सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, सर्विसेज। दूसरी तरफ पुलिसिंग जो थी वो भी बहुत ज्यादा वायलेंट थी। इस वैक्यूम में गैंग लीडर्स ने पैरेलल गवर्नेंस बनाई, राशन, वाटर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लोकल वेलफेयर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बलूचिस्तान में कुछ मिलिटेंट लीडर्स अपने आप को कौम का रखवाले के ट्रुप्स में प्रोजेक्ट करते हैं। ये लोग स्टेट से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसके बाद में खुद की गैंग है जो कि बनाने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर ही रहमान डकैत जैसे लीडर्स को एक सिंबोलिज्म के तौर पे पॉलिटिक्स, पॉवर्टी और आइडेंटिटी क्राइसिस मिक्स हो जाते हैं और बाद में यही लीडर बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव है जो कि बन जाते हैं। अब एक और बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बार पाकिस्तान के बड़े जो लीडर्स हैं उनकी स्पीच के अंदर इंडिया के रोल के बारे में बात होती है कि इंडिया का रोल क्या है बलूचिस्तान को आजाद करवाने में, बलूचिस्तान को हेल्प करने में, बलूचिस्तान को हथियार देने में या उनको इंसर्जेंट ग्रुप बनवाने में। तो पाकिस्तान इस तरीके के एलिगेशन लगाता है। पाकिस्तान के मुताबिक रॉ जो है वो बलूच इंसर्जेंट को सपोर्ट करती है। 2016 का कुलभूषण जाधव केस उनका सबसे बड़ा क्लेम है। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसमें हम हमेशा कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में मिलिटेंसी इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, पर इंडिया ओपनली ह्यूमन राइट अब्यूज को रेज करता रहता है। 2016 में पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बलूचिस्तान का जिक्र किया। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान में इससे बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि पहली बार कभी ऐसा हुआ कि इंडिया के किसी लीडर ने बलूचिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर हाईलाइट किया था।
इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बात करें तो कई सारे ऐसे थिंक टैंक है जो बोलते हैं कि आज तक ऐसा कोई भी वेरीफाइड प्रूफ है जो कि इंडिया का वहां पे इन्वॉल्व होने का, ट्रेनिंग देने का, वेपन देने का प्रूफ आज तक नहीं मिला है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्लियर है, पाकिस्तान पर प्रेशर बना के रखना, सीपीईसी को बैलेंस करना और डिप्लोमेटिक में लेवरेज लेना। बलूच लीडर्स का व्यू की बात करें तो जैसे कई सारे एग्जाइल लीडर जैसे कि ब्रह्मदंग बुक्ति ओपनली कहते हैं इंडिया शुड हेल्प बलूच स्ट्रगल। उन्होंने 2016 में इंडियन सिटीजनशिप तक अप्लाई कर दी थी। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल अप्रोच की तो आज तक कभी भी इंडिया का डायरेक्ट मिलिट्री एड का प्रूफ नहीं मिला है। मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट का एंगल हमेशा पॉसिबल रहता है। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए इंडिया को हाईलाइट करना होता है। तो चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जहां पे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या है? देखिए, अगर ये 3 पॉसिबल सिनेरियो अगर आप समझ सकते हो और अगर ये इंप्लीमेंट करे जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में काफी प्रोस्पेरिटी आ सकती है। सबसे पहले तो स्टेटस को, लो इंटेंसिटी इंसर्जेंसी जो चलती रहती है वहां पे, कभी ट्रेन हाईजैक होना, कभी कैंप अटैक होना, कभी सिक्योरिटी ऑपरेशंस होना, उसकी वजह से इकोनॉमी, पावर्टी, यूथ और ज्यादा रेडिकल हो जाता है। तो एक तो स्टेटस को करना पड़ेगा, दोनों का अटैक कम करने पड़ेंगे। दूसरा, समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि सिर्फ हार्ड सिक्योरिटी पुश किया जाए। जब आप ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन करते हो, ज्यादा फेंसिंग करते हो, ज्यादा अरेस्ट करते हो तो ये शॉर्ट टर्म में तो अटैक कम हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रीवेंसेस और ज्यादा डीप हो जाती है। ये पैटर्न पिछले डिकेड्स में कई बार देखने को मिला है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटिकल सेटलमेंट और डेवलपमेंट डील्स करनी पड़ेगी। जेन्युइन डायलॉग करना पड़ेगा वहां के नेशनलिस्ट लीडर्स के साथ में। ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी कि कौन कितना रेवेन्यू वहां से आता है, कितना रेवेन्यू उनको दिया जाता है, चाहे वो गैस का हो, कोल का हो, ग्वादर पोर्ट का हो। एक रेवेन्यू फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जैसे कि स्टेट और सेंटर में इंडिया के अंदर होता है, जिससे कोई डिस्पैरिटी नहीं होती। ह्यूमन राइट्स की अकाउंटेबिलिटी का इश्यूज वहां पर रिजॉल्व करने पड़ेंगे। एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स पे जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर वहां पे करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये 3 रूट चूज करता है तो बलूचिस्तान उसके लिए एक ब्लीडिंग अल्सर से ग्रोथ इंजन बन सकता है। नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इंटरनेशनलाइज हो जाएगा और वायलेंस यहाँ पे और बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान और उसके बलूचिस्तान प्रॉब्लम। हिस्ट्री से लेकर आज तक, रहमान टकेत से लेकर लियारी तक, कई सारे डेथ, कई सारी पॉवर्टी, प्रोटेस्ट, ये सब कुछ एक फ्रेम में समझाने की मैंने कोशिश करी है। अब आपका क्या मानना है कि बलूचिस्तान को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से ही हैंडल किया जा सकता है या फिर असली सोल्यूशन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पैकेज में छिपा हुआ है जो कि ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लेके आएगा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर ऐसे रीजन के अंदर क्या सबसे पहले करना चाहिए जिससे वहां पे लोकल डेवलपमेंट है जो कि हो सके। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। आने वाले और ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।